नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अब मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। उस पार्ट को पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है वृद्धाश्रम के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। फ़ोन कटने ही वाला था कि कनक को कुछ याद आया और फिर बोली, काकी काकी सुन रही हूँ, कुछ और बोलना है बिटिया? कनक ने कहा, काकी आप मेरे आने तक माँ के पास ही रहना। काकी ने कहा, ठीक है, मैं समय देखकर घर जाकर बोल आऊँगी। आप चिंता मत करो, आपके पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आज पूरा दिन आपके घर में ही रहूँगी। कनक के मन से एक बड़ा बोझ दूर हुआ कि काकी आज माँ के पास रहेगी। अब बाकी परिजनों को खबर देना होगा। माँ किसी को नहीं बुला सकती। पापा ही सभी परिजनों से बात करते थे। बड़े पिताजी को पापा के देहांत की खबर दी। वे शहर में रहते हैं। पापा की खबर सुनकर वो टूट गए। पापा से 5 साल बड़े हैं, इसलिए कनक ने कहा, बड़े पापा आपका शरीर ठीक नहीं है, अभी हड़बड़ाहट में आने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार क्रियाक्रम पर आइएगा। हो सके तो औरों को भी यह खबर दे दीजिएगा। बड़े पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं गांव के घर पर सबको बता दूंगा। बड़े पिताजी का एक ही बेटा है, वह विदेश में रहता है। उसका नंबर तो कनक के पास है, पर अब उसे खबर करने का क्या फ़ायदा। अभी तो वह नहीं आ सकता। बड़े पिताजी ही उसे बता देंगे। कनक की माँ के पीहर पक्ष में उनकी ताल्लुकात नहीं है। हाँ, एक मौसी है जिनको सूचना दे दी गई। मौसी थोड़ी दूरी पर ही रहती है, इसलिए उन्हें आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मौसी को खबर सुनकर बहुत दुख हुआ और कहा, हम आज ही आ रहे हैं। अब कनक थोड़ा आश्वस्त हुई। जो भी हो, माँ की अपनी खुद की बहन तो है। अब कनक सोचने लगी कि और तो कोई नहीं रह गया, पिताजी के दोस्त, लेकिन वह उनकी संख्या नहीं जानती। शिवम जानता है पिताजी के मित्रों को, उसी को कहूँगी सभी को सूचित करे। और शमशान यात्री, यह ख्याल तो आया ही नहीं, कुछ लोग नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। देव और शिवम हैं, साथ में मौसा जी भी रहेंगे, लेकिन मौसा जी बहुत उम्रदराज आदमी है। ऊपर से तबीयत भी हमेशा बिगड़ी ही रहती है। उन्हें साथ लेना ठीक नहीं होगा। कम से कम 15 लोग तो होने ही चाहिए। फ़ोन फिर बज उठा। फ़ोन पर पापा का नाम देखकर मन फिर से उदासीन हो गया, जबकि कनक जानती थी कि शिवम ने फ़ोन किया है। फ़ोन उठाया तो देखा शिवम ही है। शिवम की आवाज़ सुनकर कनक को राहत की सांस मिली। कनक ने कहा, शिवम भैया आज आप ऑफिस मत जाना। शिवम ने कहा, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। कनक ने थोड़ा चिंतित होकर शिवम से कहा, भैया पापा के दोस्तों को मैं नहीं जानती, उन्हें यह समाचार तो देना है। पापा तो बहुत मिलनसार थे, उनका सबसे अच्छा लगाव था। वह रोज़ सुबह शाम चौराहे पर चाय की दुकान पर दोस्तों संग बैठते थे। हो सकता है कि वो कल शाम को भी दोस्तों के संग बैठे हों। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि पापा हमेशा के लिए चले गए हैं। शिवम ने कहा, प्रकाश के पापा तुम्हारे पापा के दोस्तों में से एक हैं। प्रकाश को तुम जानती होगी, तुम्हारा ही सहपाठी था। मैंने उन्हें सूचित कर दिया है। पापा के दोस्तों को स्वयं द्वारा सूचित करने की व्यवस्था करने में सक्षम होने के कारण कनक को थोड़ी राहत मिली। कनक आज बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। देवेंद्र सामने बैठा है, लेकिन उसे बताकर भी क्या फ़ायदा। वह तो हमारे मायके के बारे में कुछ नहीं जानता। शादी के बाद 4-5 बार यहाँ आए हैं, तो अब एकमात्र उम्मीद शिवम ही है। शिवम को ही पिता को शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था करना होगा। कनक ने शिवम से कहा, शिवम भैया तुम एक काम करो, सत्कार समिति को खबर कर दो, हम फूल खरीद कर ले आएंगे। हमें 4 बजे तक पहुंच जाने की उम्मीद है। शमशान को चंद लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो किसी को नहीं जानती। देवेंद्र कभी कभार कनक की ओर देखते हैं। अगर वह कनक की मदद करना भी चाहे तो भी वह बेबस है। ससुराल के परिजनों से उसका ज़्यादा परिचय नहीं है। ससुराल आने पर कनक के पापा उसे कुछ भी करने नहीं देते। उनके पापा कहते थे, तुम 2 दिन के लिए आए हो, तुम आराम करो बेटा। वास्तव में देवेंद्र के ससुर उसे कोई काम वहाँ करने ही नहीं देते थे। कनक ही सब कुछ खरीदती थी।
इसलिए अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय चुपचाप कनक को देखने के अलावा। शिवम ने कहा, तुम लोग बस जल्दी आ जाओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तुमको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब शिवम ने कहा, इसका मतलब है अब उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए। वह सब संभालने के लिए शिवम पर भरोसा कर सकती है। बहुत देर तक कनक फोन पर ही बात कर रही थी, तो अब थोड़ा रिलैक्स महसूस करते ही खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी है। घर पहुंचने में अभी भी शायद 2 घंटे लगेंगे। लगभग सारा इंतजाम कर लिया गया है। न जाने इंतजाम में आंसू कहाँ खो गए हैं। अब थोड़ा शांत बैठने पर आंखों में फिर से पापा की तस्वीर आ गई, लेकिन पेट में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। समझ गई, भूख के चलते यह सब हो रहा है। इस समय कुछ न खाएगी तो गैस हो जाएगी। घर से निकलते समय भी कुछ नहीं खाया, अब क्या करे। अगर देव को भूख के बारे में बताएगी तो वह जरूर ताना देंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। भूखे पेट पापा का काम ठीक से नहीं कर सकेगी। अब उसे सीधा खड़ा होना ही होगा। इधर ट्रेन में भी कोई कुछ खाना बेचने वाला नहीं आ रहा था, इसलिए शांत लहजे से देव से कहा, मुझे भूख लगी है। ट्रेन तो रुकी है, आप बाहर से कुछ ले आइए। देव ने थोड़ा नाराज होकर कहा, माँ ने कितनी बार खाने के लिए कहा, लेकिन तुम। देव की बात सुनकर कनक की आंखों से लगा जैसे पानी आने ही वाला हो। देव तो भर पेट खाकर ही चला था। उसकी सास ने तो उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस समय भूख की भावना हजार विचारों में कहीं मर गई थी। अब खुद को संभाल लिया है, इसके अलावा उसे सुबह खाने की आदत भी नहीं है। कनक ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए खिड़की से बाहर देखा। आसपास बैठे लोग उसे देख रहे हैं, शायद समझ भी रहे हैं। लोग हंसेंगे जानकर कि इतनी बड़ी औरत भूख से रो रही है, इसलिए उसने अपने मन को भुलाने की बहुत कोशिश की। अचानक उसकी नज़र दूर खड़े एक लाल शर्ट वाले एक लंबे से आदमी पर पड़ी। थोड़ा सांवला रंग, आर्मी कट में करे बाल, उसने हाथ में छोटे बैग्स। रंग देखने में बहुत कोशिश की, वह समझ नहीं पाई कि बैग काला है या भूरा। उस आदमी से नज़र हटाई, भूख बढ़ रही थी। उसने अपने बैग से पानी निकाल कर पिया। देव ने महसूस किया कि इस समय इस तरह से कनक को ना कहता तो अच्छा होता। क्या पता उसे चोट पहुंची या नहीं। देव अचानक गुस्से में कुछ कह देता है और वह कनक को लग जाती है। देव खुद को बदलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। ट्रेन रुकी है देखकर देव ट्रेन से उतर गया। उसने सामने ही समोसे बिकते देखा, खरीद लिया। समोसा देखकर कनक को थोड़ा गुस्सा आया। अभी अभी पापा का देहांत हुआ है और इस समय क्या समोसे खाने चाहिए, लेकिन अब करने को कुछ नहीं है। ट्रेन छूट गई, यदि अब इसे नहीं खाती है तो उसको कुछ भी नसीब नहीं होगा। उल्टे चक्कर आने लगेंगे। शिवम ने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। कनक की ट्रेन लेट थी, इसलिए घर पहुंचने में 5 बज गए। पिता का शव सामने वाले कमरे में रखा है। घर में घुसकर कनक अपने पापा के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने पापा को इस हालात में देखना बहुत पीड़ादायक था। वह जोर जोर से पापा को हिलाने लगी और बोली, पापा उठ जाओ, पापा देखो तुम्हारी लाडली बेटी कनक आ गई है। अपनी आंखें खोलो पापा, एक बार, बस एक बार पापा, आपकी बेटी आई है। मौसी पहले ही आ चुकी थी। कनक को उसने गले से लगा लिया। कनक ने मौसी से कहा, पापा मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वे मुझे देख भी नहीं रहे हैं, एक शब्द तक नहीं कह रहे। मौसी, पापा से कहिए ना एक बार आंखें खोल दे। कनक की हालत देख देव और शिवम की आंखें भी छलछला गई। इस वक्त उसे क्या कहे। पिता की अचानक मौत को स्वीकार करना हर किसी के लिए मुश्किल है। शिवम ने कहा, वह कल तक बाहर घूमे, दोस्तों से मिले, आधी रात को बाथरूम में, ऐसा लगता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। सुबह दूध वाले के आने पर जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तब दूध वाले ने पड़ोसियों को बुलाया। आखिर में दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। मौसी ने कनक का सिर थपथपाया और कहा, नहीं रे, तुम्हारे पापा सब देख रहे हैं, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। कनक अब भी अपने पापा से लिपट कर रो रही है। देव ने कहा, अब और मत रो, सिर पकड़ लेगा, माँ के पास जाओ। कनक अपनी माँ की बात भूल चुकी थी। माँ क्या कर रही है, कैसी है, वह अपनी माँ के पास दौड़ी। माँ चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। अपनी माँ को देखकर कनक दुखी हो गई।
माँ कनक को बिना पलक झपकाए देखती रही। कनक उसके पास गई और माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ एकदम शांत और चुप। शीला काकी ने कहा, जानती हो बिटिया, आपकी माँ एक बार भी नहीं रोई। कनक समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ को यह समझ है भी या नहीं कि पापा अब नहीं रहे। माँ के गले लगकर और थोड़ी देर रोने के बाद कनक का मन थोड़ा हल्का हुआ। माँ के पास बैठी काकी से कनक ने पूछा, क्या माँ ने कुछ खाया है? काकी ने कहा, हाँ, सुबह दूध और रोटी खिलाई है। मैंने खिचड़ी बनाई है, लाऊं? मैं दवा नहीं जानती इसलिए मैंने नहीं दी। खिचड़ी खिलाना ही अच्छा है, पिता के अंतिम संस्कार में अभी काफ़ी समय लग सकता है। लाओ काकी, एक चम्मच भी ले आना, कनक ने कहा। शीला एक कटोरी में खिचड़ी ले आई और कनक चम्मच से माँ को खिलाने लगी। अपनी माँ को खाना खिलाते समय कनक को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। खाना खिलाते समय वह अपनी माँ के बाल भी सहला रही थी। कनक की नज़र माँ के माथे के किनारे पर गई। माँ के माथे के बाईं ओर एक चोट का निशान देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, यह कैसे चोट लग गई माँ? अपनी माँ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर कनक ने चोट की जगह को सहलाते हुए कहा, यहाँ तो थोड़ा सूज भी गया है। चोट की जगह हाथ लगने पर माँ ने आह भरी। कनक ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। शीला को पूछने पर उसने कहा, बिटिया, मैंने भी आज ही देखा है, लेकिन कल तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कनक ने मन ही मन कहा, पापा ने कल रात फ़ोन तो किया था, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। शिवम कमरे में आया और बोला, मैंने भी आंटी के माथे पर चोट देखी है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया है, उन्होंने कहा है कि वो आएंगे। शिवम ने फिर कहा, हमें अब और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया है, सत्कार समिति की गाड़ी भी आ गई है। कनक के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। माँ को इस अवस्था में छोड़कर अंतिम संस्कार में कैसे जाऊं? डॉक्टर भी आएंगे। जो नहीं है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है उसके साथ रहा जाए। डॉक्टर के आने पर बहुत सी बातें पूछनी है। माँ की देखभाल पापा ही किया करते थे। पापा को ही पता था कि कौन सी दवा कब लेनी है। अब सब कुछ उसे ही समझना होगा। सुबह से कोई दवा माँ ने नहीं खाई है। इस हालत में शीला काकी के हवाले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। एकमात्र बेटी होने के नाते कनक को अपने पिता के अंतिम यात्रा में न जाने से बुरा भी लग रहा है, लेकिन पापा भी तो हमेशा माँ को खुद से ज़्यादा अहमियत देते थे। अगर आज माँ को पापा के काम के लिए इस हाल में छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट पापा की आत्मा को ही होगा। पापा का अंतिम संस्कार दूसरे लोग कर सकते हैं, लेकिन माँ की असुविधा के बारे में डॉक्टर से कनक ही बेहतर बात कर सकती है। फिर पापा का अंतिम संस्कार कौन करेगा? कनक के मन में सैकड़ों भावनाएं उफान भर रही थी। कुछ सोचते हुए उसने शीला को बुलाया और कहा, देवेंद्र को बुला लाओ। पापा की अंतिम यात्रा से पहले देव और शिवम काम में व्यस्त थे। देव को बुलाने पर वह कनक के पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हें अभी चलना है? क्या तुम तैयार हो? मैं नहीं जाऊंगी, कनक ने कहा। देवेंद्र कनक की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम नहीं जाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने पापा की अंतिम संस्कार नहीं करोगी? कनक को माँ के सिवाय अभी कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। मैंने कहा था, लेकिन मैं माँ को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। फिर पापा का क्रियाक्रम कौन करेगा? देवेंद्र ने हैरान होकर पूछा। कनक ने कहा, क्यों, आप करोगे? देवेंद्र हैरान परेशान था। मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कनक थोड़ा उत्तेजित हो गई। क्यों नहीं हो सकता? देव ने कहा, तुम्हारे साथ रहते मेरे लिए यह काम करना क्या सही होगा? आखिर वह तुम्हारे पापा हैं। कनक ने कहा, क्यों, वह आपके पापा नहीं हैं? देव ने कहा, लेकिन मैं तो उस तरह तैयार होकर नहीं आया हूँ और पापा भी इसकी तुमसे ही उम्मीद करेंगे। कनक को बहस करना पसंद नहीं था, इसलिए अब उसने जोर से कहा, मैं अपने पापा को जानती हूँ, वह क्या उम्मीद करते हैं। इस बार देव थोड़ा नाराज हो गया और बोला, मेरे लिए यहाँ 13 दिन रहना संभव नहीं है। इसके अलावा पीहू और माँ भी है वहाँ। ऑफिस में भी इस तरह बताकर नहीं आया। इतनी छुट्टियाँ कौन देगा? कनक को बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। देव अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? कनक सोच रही थी,
मैं जैसे देव के घर के सभी नियमों का पालन करती हूँ, क्या देव की जिम्मेदारी नहीं है कि वह भी मेरे मायके के नियमों में साथ रहे? लेकिन कनक का सब्र टूट गया और उसने कहा, मैं नहीं जानती, यह आप पर है कि आप यहाँ 13 दिन रहेंगे या नहीं, लेकिन आपको ही मेरे पापा को मुख्याग्नि देनी पड़ेगी। देव ने कुछ सोचा और फिर कहा, रुको, पहले मैं अपनी माँ से पूछ लेता हूँ। कनक थोड़ा नाराज हुई। अगर सास आपत्ति करती है तो देव को और नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब कनक ने जोर देकर कहा, जिस दिन से आपने मुझसे शादी की, मेरे पापा आपके भी पापा बन गए, इसलिए उनका काम करना आपका कर्तव्य है। इसके लिए आपको अपनी माँ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। देव ने कहा, क्या मतलब? मुझे मेरी माँ को सूचित करना आवश्यक नहीं है? कनक को थोड़ा गुस्सा आया। बात करना अब उसे बहुत उबाऊ लग रहा था। पापा का अंतिम कार्य स्वयं न कर पाने से वो दुखी थी। उस पर देव का बकबक कनक को पसंद नहीं था। अतः कनक से रहा नहीं गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई तो क्या मैंने अपने माता पिता से उनके कार्य के लिए अनुमति ली थी? मैंने भी तो सारे नियम और कार्यों को पूरा किया था ना। देव का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से निकला, यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। क्या कहा, मेरी जिम्मेदारी? हाँ, जैसे सास ससुर के लिए मेरा कर्तव्य है, वैसे ही आपके सास ससुर भी कर्तव्य के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आपको ससुर के लिए कुछ करने के लिए अपनी माँ की अनुमति की जरूरत नहीं है। माँ को बताना है तो आप बाद में बता दीजिएगा, कनक ने देव से कहा। कनक एक मुखर वक्ता है, अपनी बात बड़ी ही साफ साफ कहती है। देव को यह बात पता है और वह इस बात के लिए कनक को काफ़ी पसंद भी करता है। देव अपने सास ससुर को माँ पापा ही कहता है। देव ने सोचा, कनक सही तो कह रही है। माता पिता की तरह ही सास ससुर के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। वास्तव में कनक से मैं जैसी उम्मीद करता हूँ, वैसे ही कनक मेरी माँ की सुख सुविधा का ख्याल रखती है। तो कनक भी मुझसे यह उम्मीद कर सकती है कि मैं भी उसके माता पिता की देखभाल करूं। देव की शैक्षणिक डिग्रियां कनक से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कनक की व्यवहारिक बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए वह अब बिना कुछ कहे ससुर के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। देव अब कनक को एक नए तरीके से पहचान रहा है। मौसी ने आकर कनक से कहा, जीजाजी को ले जाने का समय हो गया है। इससे पहले तुम्हारी माँ को कुछ नियमों का पालन करना होगा। कनक को याद आया कि जब उसके ससुर की मृत्यु हुई थी तो उसकी सास की चूड़ियाँ तोड़ दी गई थी और सिंदूर को विचित्र तरीके से हटा दिया गया था। उस समय कनक की शादी को 1 महीना ही हुआ था, इसलिए वह विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन अब नहीं, मैं आज अपनी माँ को वह दर्द नहीं देने दूंगी। चूड़ियाँ हाथ में रह भी गई तो क्या हर्ज है, कुछ दिनों बाद अपने आप से ही टूट जाएंगी। सिंदूर रहे या ना रहे, कुछ दिन बाद वह भी मिट जाएगा। कनक ने मौसी से कहा, माँ को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।